वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 154 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, ठीक है, जो कि विषय है जीएस का और साथ ही जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 154 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पिछले 2 से 3 दिनों से जो है टेस्ट काफ़ी लेट आ रहा है। मॉर्निंग में आना चाहिए तो इवनिंग तक आ रहा है, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, करंट अफेयर्स का सवाल है, अरिट्टापट्टी गांव निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, उस राज्य का वो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है और उस गांव का नाम है अरिट्टापट्टी गांव। और ये गांव है कहाँ का? राजस्थान का नहीं है, असम का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मैलूर ब्लॉक में अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। और यह तमिलनाडु का पहला है और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। और जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें जो है अनूठे सुवैध पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय जल और समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाले यानी जैव विविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू प्रजातियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां और कीस्टोन प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। स्ट्रेप ए जो कि एक बैक्टीरिया है, यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन नंबर बी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की भी और आरओ की भी। देखिए हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने यूनाइटेड किंगडम में गंभीर स्ट्रेप ए संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु तथा संक्रमण में वृद्धि की पुष्टि की है। स्ट्रेप ए या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप ए या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस गले या त्वचा का एक जीवाणु संक्रमण है जो कभी कभी स्कारलेट ज्वर का कारण बन सकता है। देखिए स्ट्रेप ए या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक आम जीवाणु है। वास्तव में ये जो है हम में बहुत से लोगों के गले में और त्वचा में पाए जाते हैं तथा यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार यह हमेशा बीमारी का कारण नहीं बनता। हालांकि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कुछ हल्के एवं कुछ अधिक गंभीर संक्रमणों का कारण बन सकता है, लेकिन इससे मृत्यु हुई है यूके में बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित बहुपक्षीय समूहों में से किन में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मेंबर हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सदस्य हैं क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के दोनों मेंबर हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में और हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में नहीं है, तो फोर्थ को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश निम्नलिखित बहुपक्षीय समूहों के सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता और जापान के साथ त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी SCRI और IPEF यानी हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। प्रत्येक वर्ष किस राज्य के स्थापना दिवस पर यानी 1 दिसंबर के अवसर पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, तो बी है इसका आंसर। देखिए प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर यानी 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इस उत्सव का आयोजन राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है यानी स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। देखिए यह सांस्कृतिक महोत्सव नृत्य, संगीत और पारंपरिक भोजन के साथ साथ वर्षों से अपनाई गई नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नागा समाज की
विविधताओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ इसकी परंपराओं को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? IMF, WTO, WHO, EU यानी यूरोपियन यूनियन। प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है विश्व भर में हजारों लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। इसका उत्तर है WHO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है ये। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चोटों और हिंसा के कारण, ठीक, चोट और हिंसा, एक्सीडेंट नहीं है, चोटों और हिंसा के कारण विश्व भर में प्रतिदिन लगभग, ठीक है, प्रतिदिन लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु होती है। और इसने चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो कि विश्व भर में 12 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नाम है योगेंद्र के अलग। योगेंद्र के अलग जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? अर्थशास्त्री थे, साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, क्या थे? योगेंद्र के अलग ये अर्थशास्त्री थे। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का 83 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1939 को चकवाल में। चकवाल जो है वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो राजस्थान के एक विश्वविद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में मानद डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, US का विश्वविद्यालय है ये। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व उप कुलपति भी रहे वो, योगेंद्र के अलग। ठीक है, और वह वर्ष 1996 से 1998 तक केंद्रीय योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा राज्य मंत्री रहे और योजना आयोग के सदस्य भी रहे वो। ठीक है, योगेंद्र के अलग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है इसमें बताइए? भारत, मॉरिशस, फिजी या सूरीनाम? मॉरिशस में तो 11वां हुआ, 12वें का है फिजी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है? दोनारू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सूबा। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को फिजी में आयोजित करने का निर्णय जो है मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। यानी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। पहले की बात कर लें, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत में हुआ था, नागपुर में। और तब से विश्व के अलग अलग भागों में ऐसे 11 सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। 11वां मॉरिशस में और 12वां कहाँ होगा? फिजी में। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की है? बताइए, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान? किसको? मंदी आई थी अभी श्रीलंका में, लेकिन उत्तर इसका श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका में आलू प्याज 500 रुपये केजी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ये जो लोन लिया गया है वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन का, ये लिया है बांग्लादेश ने। सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। ठीक है, $250 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है।
और यह बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन परियोजना तथा देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल, बताइए। संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान? ठीक है, और इनकी वजह से किया गया है। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई पुलिस कस्टडी में, ठीक है, ईरान की पुलिस कस्टडी में। और उस पुलिस कस्टडी का नाम क्या है? उस पुलिस का क्या है? गाइडेंस पेट्रोल या फिर गश्त ए इरशाद। मुद्दा क्या है? देखिए, ईरान में सितंबर 2022 में 22 वर्षीय महसा अमीनी, ठीक है, क्या नाम है इनका? महसा अमीनी। महसा अमीनी को जो है सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में मोरालिटी पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था। ईरान की एक पुलिस है, मोरालिटी पुलिस। हुआ क्या? उनकी जो है पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई और हिजाब और मोरालिटी पुलिस के विरोध में महिलाएं जो हैं सड़कों पर उतर आई और इसे भंग करने की मांग करने लगी। ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस, जिसे गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, उसको भंग कर दिया। और इस मोरालिटी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2006 में हुई थी। यह है मुद्दा पूरा। ये प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जाम में और आरओ में भी कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 5, 2? उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत 28 जिले हैं। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले हैं इसके अंतर्गत। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र 10 जिले इसके अंतर्गत। और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र 7 जिले हैं इसके अंतर्गत। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे विकसित क्षेत्र है वो है पश्चिमी क्षेत्र, और सबसे कम विकसित है बुंदेलखंड। ठीक है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 30 जिले हैं और सबसे कम विकसित बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें 7 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आज जीएस का प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह रचनाएं, यह रचनाकार। कुमार संभवम कालिदास की, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण की, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के भास। देखिए, मुद्रा राक्षस भास की नहीं बल्कि विशाख दत्त की रचना है। बाकी सी सही है, बी सही है, ए सही है। तो कवि और नाटककार कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम। कुमार संभवम जैसे महाकाव्यों की रचना की। कोई भी इनमें से पूछा जाएगा एग्जाम में, और पूछा ही जाता है। हरिशरण ने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। शूद्रक रचनाकार हैं मृच्छकटिकम के। और विशाख दत्त ने रचना की है मुद्रा राक्षस की। और पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। इनको याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अधिशेष चालू खाते का अर्थ क्या है? बताइए। सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स राष्ट्र ऋणदाता है, राष्ट्र ऋणग्राही है, आयात अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। अधिशेष चालू खाते का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो नेशन है, द नेशन इज ए क्रेडिटर, राष्ट्र ऋणदाता है। देखिए, जब चालू खाते पर प्राप्तियां चालू खाते पर भुगतान के बराबर होती हैं तब चालू खाता संतुलन में होता है। अधिशेष चालू खाते का अर्थ है कि देश अन्य देशों हेतु ऋणदाता है, और घाटे वाले चालू खाते का अर्थ है कि राष्ट्र अन्य देशों का ऋणी है। ठीक है, तो आंसर फिलहाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ए है ना? ए है, राष्ट्र ऋणदाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह देश, यह राजधानी। ज्योग्राफी का प्रश्न है। पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, एक आध राज्य राजधानी वाले। यूपीएससी नहीं करती है। यूक्रेन की कीव, रोमानिया की बुडापेस्ट, बेलारूस की मिन्स्क, और मोल्दोवा गणराज्य की है चिसिनाऊ। यूक्रेन की कीव सही है। देखिए, रोमानिया की बुडापेस्ट नहीं है, बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। रोमानिया की है बुखारेस्ट। डिफरेंस है बुखारेस्ट और बुडापेस्ट में, गलत है यही। बेलारूस की मिन्स्क
मोल्दोवा गणराज्य की चिसिनाउ, तो बी गलत है। देखिए कीव जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है और बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की कैपिटल है। जो बुडापेस्ट है वो हंगरी की राजधानी है। तो डिफरेंस है यहाँ पर बुडापेस्ट और बुखारेस्ट में। बाकी मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है और चिसिनाउ मोल्दोवा गणराज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक और प्रश्न है, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? ये बोनस पॉइंट होते हैं इस तरह के, अगर एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ ले जाए तो नेपाल की काठमांडू है, म्यांमार की नापाई, तो बांग्लादेश की ढाका, तो थिम्पू हो गई भूटान की डी। देखिए थिम्पू भूटान की राजधानी है, अक्सर थिम्बू के रूप में लिखा जाता है इसको। और यह जो शहर है थिम्पू देश के पश्चिम मध्य क्षेत्र में स्थित है। देश मतलब भूटान के पश्चिम मध्य क्षेत्र में स्थित है और हिमालय पर्वत में रैदक नदी पर लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है। बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जिसे अक्सर डक्का के रूप में लिखा जाता है। और यह देश के दक्षिण मध्य क्षेत्र में ढलेश्वरी नदी की एक शाखा और बुरी गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। म्यांमार देश की बात करें, म्यांमार देश जिसको अक्सर बर्मा के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और म्यांमार की राजधानी है पाइताव। ठीक है, कहीं कहीं नापाई तो लिखा है, जिसे अक्सर पायाव या फिर नेपीडा लिखा जाता है। बाकी नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, अक्सर काठमांडू या कांतिपुर लिखा जाता है इसको। और यह खाड़ी क्षेत्र में बागमती और विष्णुमती नदियों के चौराहे के करीब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल, कांचीपुरम, मदुरई या महाबलीपुरम? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है पहली बार, पहले भी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर बी। तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी और पल्लव 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरे और 7वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी शक्ति के चरम पर थे। वे लगभग 500 वर्षों तक अपने शासनकाल को बनाए रखने में सक्षम थे और उन्होंने महान शहरों, शिक्षा के केंद्रों, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया और संस्कृति में दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। थोड़ा और जाने पल्लवों के बारे में, तो सिंह विष्णु को पल्लवों का संस्थापक माना जाता है। किसको? सिंह विष्णु को, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न। और महेंद्र वर्मन को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा, इसको यहाँ रख देगा, इसको यहाँ रख देगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पल्लवों का संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। और पल्लवों का सबसे महान शासक कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल था ये, 15 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें। इन सभी की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा और इन सभी का PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिए।